नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अन्नू कपूर और आप सब महानुभावों का खैर मकदम करता हूं आपके इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ये रेडियो स्टेशन है इंडिया का सबसे पॉपुलर। अजीजमन, मैं तहे दिल से आप सभी लिसनर्स का, श्रोताओं का, सभी भाई बहनों का मशकूर हूं, शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं कि आपने इस प्रोग्राम को अपने दिल में खास जगह दी है। और आपके दिल में खास जगह की वजह से ये प्रोग्राम नंबर 1 का रेडियो शो बन गया है। ये प्रोग्राम जहां ये कोशिश की जाती है कि आपको वही किस्से कहानियां सुनाऊं जो सच्चे हों, वही इन्फॉर्मेशन दूं जो सही हो। फिर भी कभी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा ताकि मैं सही रास्ते पर चल सकूं। आज की कहानियों की एक झलक। पहली कहानी, एक फिल्म, वो फिल्म जिससे प्रेरित होकर, मोटिवेट होकर कर्नाटका सरकार ने वृंदावन गार्डन की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। दूसरी कहानी, सोहराब मोदी को अपनी प्रोडक्शन कंपनी मिनर्वा मूवी टोन क्यों बेचनी पड़ी। तत्पश्चात हमारे रेगुलर सेगमेंट्स, तुमने पुकारा और हम चले आए। उसके बाद दिल ने फिर याद किया। इस सेगमेंट में हम आज याद करेंगे शक्ति सामंत को और जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। उसके बाद फिल्मी त्रुटि में आज जिस फिल्म की त्रुटि बताएंगे उस फिल्म का नाम है लगान। और अंत में हैदराबाद से रेखा रानी का सवाल और मेरा जवाब। तैयार हैं तो शुरू करते हैं आज की महफिल। बात तब की है जब सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक वी शांताराम अपनी फिल्म झनक झनक पायल बाजे के लिए एक उपयुक्त लोकेशन की तलाश में जुटे थे। तलाश आखिर कर्नाटक के वृंदावन गार्डन पर जाकर कंप्लीट हुई। वृंदावन गार्डन में उन दिनों आजकल की तरह ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। तो लेजेंडरी वी शांताराम को जब पता चला कि वृंदावन गार्डन में लगा हर पानी का फव्वारा एक अलग विशेषता लिए हुए है, अच्छा, तो उन्होंने अपने कैमरामैन जी बालकृष्ण को उन फव्वारों के चलने का समय नोट करने का, परीक्षण करवाने के ऑर्डर दिए। इसमें 1 हफ्ता लग गया और जब ये एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो गया तो शांताराम अपने फिल्म क्रू के साथ वहां पहुंचे और गाना शूट किया, नैन सुनैन नाही मिलाओ। नेगेटिव प्रोसेसिंग होकर आए तो उस गाने के खूबसूरत फिल्मांकन को देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। बहुत खूबसूरत हो गया था। बाद में कर्नाटक सरकार ने इसी फिल्म से प्रेरणा लेकर वृंदावन गार्डन में एक जापानीज कंपनी के सहयोग से मूविंग नाचते फव्वारों की शुरुआत करवाई और इस शुरुआत से वृंदावन गार्डन की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। किस्सा बीती सदी के 5वें दशक का है। सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक सोहराब मोदी अपनी प्रोडक्शन कंपनी मिनर्वा मूवी टोन के बैनर तले बड़े बजट की एक ऐतिहासिक फिल्म बना रहे थे, झांसी की रानी। फिल्म टेक्निकलर बननी थी, जिसके लिए उन्होंने कोडक कंपनी से संपर्क साधा। कोडक वालों ने शर्त रखी कि फिल्म भले ही इंडिया में प्रोसेस हो पर टेक्नीशियन उनके अपने आएंगे और ताजमहल होटल में ठहरने आदि का जो भी खर्चा होगा वो सोहराब मोदी को वहां करना होगा। फिल्म का म्यूजिक वसंत देसाई का था और झांसी की रानी की मुख्य भूमिका में सोहराब मोदी की पत्नी मेहताब को लिया गया था। फिल्म जगत में उस समय मेहताब की गणना बड़ी हीरोइनों में नहीं की जाती थी, लेकिन सोहराब मोदी अपने निर्णय पर अटल थे। जब फिल्मांकन हुआ तो फिल्म का क्लाइमेक्स 18 रील का हो गया, बहुत लंबा। फिल्म का बजट सीमा पार कर गया और पहुंच गया 76 लाख रुपए तक। इतनी लंबी फिल्म का संपादन, एडिटिंग करना आसान बात नहीं थी। हॉलीवुड के एडिटर से बात की गई तो उन्होंने इस फिल्म को 2 हिस्सों में बनाने की सलाह दी। नतीजा यह हुआ कि फिल्म बनी तो पर बिना एडिटिंग के डब्बे में ही बंद रह गई। और बहुत समय बाद आखिर चिंतामणि बोरकर नाम के एक एडिटर आगे आए और उन्होंने फिल्म के क्लाइमेक्स को एडिट कर 2 रीलों में सीमित कर दिया। इतनी कवायद करने के बाद भी यह महत्वाकांक्षी चित्र
जिसके लिए सोहराब मोदी ने बूते से बाहर बजट खर्च करने का जोखिम उठाया, जब आई तो बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई। फल यह हुआ कि सोहराब मोदी को फाइनेंसर्स का कर्जा चुकाने के लिए अपनी प्रोडक्शन कंपनी मिनर्वा मूवी टोन हिंदुस्तान लीवर कंपनी को बेचनी पड़ी। बैड बिजनेस, बैड डिसीजन। हेलो। हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं? अरे कुणाल बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। नमस्कार जी, नमस्कार। अन्नू कपूर बोल रहा हूँ 92.7 बिग एफएम से। कैसे हैं? अरे वाह सर, थैंक यू। जी जी, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ कुणाल जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं गोरेगांव से बोल रहा हूँ। गोरेगांव, मुंबई। जी जी सर। कैसे हैं? परिवार में कौन कौन है कुणाल जी? परिवार में मम्मी हैं, मेरे बड़े भाई हैं जी और ग्रैंडफादर हैं। जी, बस यही लोग हैं। अच्छा, और अभी तक शादी नहीं हुई? नहीं सर, अभी कहाँ। अभी कहाँ मतलब कब? ऐसे निराशा के साथ क्यों बोल रहे हैं? हो जाएगी। बड़े भाई की हो जाएगी, फिर मेरी हो जाएगी, ये सीक्वेंस है ऐसा। अच्छा, हाँ, नहीं मैं समझ सकता हूँ। तो जी, जी। कोई है नजर में, कोई ऐसा कुछ? सर नजर में तो बहुत है, पर वही है कि अभी शायद सही टाइम नहीं है, करियर के पीछे पड़े हैं। अच्छा, नहीं वो भी सही। कितनी है नजर में? सर नजर तो सर घूमती रहती है अभी। नजर अगर घूमे नहीं तो फिर जवानी की नजर नहीं हुई। बिल्कुल सही। वैसे आजकल बुढ़ापे में भी नजरें बहुत घूमती है। बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कौन कौन से हीरो और गाने अच्छे लगते हैं? सर गाने सर मुझे तो जनरली 80s और उसके पहले के अच्छे लगते हैं, रेट्रो। जैसे कौन से अच्छा लगा म्यूजिक डायरेक्टर, कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं? ओपी नैयर साहब हैं। ओपी नैयर बहुत अच्छे लगे। ओके जी। और उसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो अच्छे हैं ही। हाँ बिल्कुल। अरे मास्टर्स के नाम ले रहे हैं आप। अपने पंचम दा और SD बर्मन साहब। अरे तो जी जी। तो इन्हीं के गाने सुनते थे। तो लक्ष्मी जी का गाना सुनाऊं क्या आपको? मैं इंतजार करूं। अरे वाह, चलेगा? बिल्कुल सर, प्लीज। कुणाल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभारी हूं। आपकी पसंद का ये रहा दुश्मन फिल्म का गाना, जिसे कंपोज किया माइस्ट्रो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मैं इंतजार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, झूठा है तेरा वादा। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। दिल ने फिर याद किया। इसमें हम आज याद करेंगे शक्ति सामंत को। शक्ति सामंत का जन्म 13 जनवरी 1926 को बंगाल के बर्धमान में हुआ। पिता एक इंजीनियर थे जिनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उस समय शक्ति सामंत केवल 1.5 साल के थे। 4 साल की छोटी उम्र में ही उन्हें पढ़ाई के लिए चाचा के पास बदायूं भेज दिया गया। जैसे जैसे बड़े हुए, पढ़ाई के साथ साथ थिएटर और ड्रामा के शौक को भी पूरा करते रहे। ये शौक चाचा जी को पसंद नहीं था, तो उन्हें मजबूरी में चाचा का घर छोड़ना पड़ा। शक्ति सामंत आ गए बंबई और फिर धापोली में एक एंग्लो हाई स्कूल में नौकरी लग गई। शक्ति सामंत नौकरी करते और साथ साथ बंबई नगरी आकर फिल्मों में काम पाने की कोशिश भी करते रहते। एक दिन शक्ति अशोक कुमार से मिले, जिन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर उन्हें बॉम्बे टॉकीज में रखवा दिया। लेकिन शक्ति सामंत अभिनय करना चाहते थे, मगर उनकी प्रतिभा और व्यक्तित्व को समझकर अशोक कुमार ने उन्हें सलाह दी कि अभिनय में मत जाओ, फिल्म निर्माण में जाओ, टेक्निकल साइड में जाओ, इसमें आजमाओ। दादा मुनि की बात मानकर शक्ति सामंत कई सालों तक बतौर असिस्टेंट काम करते रहे। इस दौरान कई बड़ी हस्तियों से उनकी जान पहचान हो गई। ये वही टाइम था जब गीतकार और निर्माता S.H. बिहारी इंस्पेक्टर नाम की एक फिल्म के निर्माण के बारे में सोच रहे थे और उन्हें तलाश थी एक नए डायरेक्टर की। उन्हें शक्ति सामंत में यह हुनर नजर आया, तो S.H. बिहारी ने शक्ति सामंत को डायरेक्शन के लिए साइन कर लिया। शक्ति सामंत ने काम तो पहले इंस्पेक्टर का ही शुरू किया था, लेकिन इसी बीच उन्होंने एक और फिल्म साइन कर ली, बहू, जो पहले रिलीज हो गई। बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई पहले रिलीज हुई फिल्म, लेकिन इंस्पेक्टर जब आई हिट हो गई और इस फिल्म के बाद उन्हें फिर कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। 1957 में उन्होंने शक्ति फिल्म्स के नाम से प्रोडक्शन हाउस बनाया
और इस बैनर के तले बनाई पहली फिल्म हावड़ा ब्रिज। शक्ति सामंत ने 43 फीचर फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें चाइना टाउन, कश्मीर की कली, एन इवनिंग इन पेरिस, कटी पतंग, अमर प्रेम, आराधना जैसी फिल्में शामिल थी। शक्ति सामंत ने राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, आर.डी. बर्मन, मौसमी चटर्जी और किशोर कुमार जैसी प्रतिभाओं को उनके करियर को चमकने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। उन्हें आराधना, अमानुष और अनुराग के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया और वो इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के 5 साल तक प्रेसिडेंट रहे, सेंसर बोर्ड के 7 साल तक चेयरमैन भी रहे। शक्ति सामंत 9 अप्रैल 2009 को मुंबई में 83 वर्ष की आयु में इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर अपनी अनंत यात्रा पर चले गए। मेरी ओर से और सभी श्रोताओं की ओर से शक्ति सामंत को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। फिल्मी त्रुटि 2001 में प्रदर्शित हुई फिल्म लगान की। हम तो कहे थे सब जने मिलकर राजमहल चलो और राजा जी से बात करो, ये बादलों से छुपे नहीं है। ठीक है, तो मैं लगान माफ कर देता हूँ। शर्त ये है कि तुम हमको इस खेल में हराओ और हम तुम्हारा लगान माफ कर देगा। बोलो, शर्त मंजूर है? शरत मंजूर है। इस फिल्म में टेस्ट मैच के सीन में जब कचरा बैटिंग करता है तब स्कोर बोर्ड पर स्कोर 314 लिखा दिखाई देता है, लेकिन अगले ही शॉट में जब स्कोर बोर्ड का क्लोजअप आता है तो स्कोर 314 की जगह 313 दिखने लगता है। छोटी सी मिस्टेक हो गई, कंटिन्यूटी की मिस्टेक हुई, असिस्टेंट्स ने ध्यान नहीं रखा। शायद असिस्टेंट्स देख लेते मॉनिटर के ऊपर। मॉनिटर मुझे पता नहीं, आशुतोष से पूछना पड़ेगा। मॉनिटर तो था, नज़र आना चाहिए था ये, लेकिन क्योंकि बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन है इसलिए डायरेक्टर्स को, राइटर्स को और असिस्टेंट्स को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। एंड आई एम श्योर आशुतोष गोवारीकर हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी बैलेंस काइंड ऑफ डायरेक्टर। आई डोंट नो हिम पर्सनली, बट जितना सुना है बहुत ही सधे हुए दिमाग का एक प्रबुद्ध आदमी है। तो ऐसे आदमी से उम्मीद नहीं रखता हूँ कि वो अपने असिस्टेंट के ऊपर मतलब डिक्टेटरशिप चलाते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बट एनीवे, मिस्टेक तो मिस्टेक ही है। आज हैदराबाद से रेखा रानी का सवाल। अन्नू जी, आइटम सॉन्ग क्या होता है और बॉलीवुड सिनेमा में इसका प्रचलन कब से शुरू हुआ? रेखा जी, आइटम नंबर को ऐसा देखें कि क्लब में कोई आइटम किया जाता, कोई परफॉर्मेंस हो रही हो, पहले स्टेज के ऊपर हो रही हो, क्लब सॉन्ग, उसको उस कैटेगरी में रखा जाता था। फास्ट नंबर होता था। और देखिए, मुजरा जब आया है तो वो भी एक आइटम नंबर हुआ करता था, आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे फिल्मों में मुजरे इस्तेमाल किए गए हैं और धीरे धीरे मुजरा जो देसीपन था वो चला गया। उसके बाद कैबरे आने लगा, डिस्को आने लगा, लोग कर रहे हैं और परफॉर्म किया जा रहा है। अभी जो है आइटम सॉन्ग हिंदी फिल्मों की मुख्य धारा का मुख्य पॉइंट हो गया है कि उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसका कहानी से कोई संबंध हो, और आइटम सॉन्ग ही लोगों को याद रह जाता है, बेशक फिल्म याद रहे या ना रहे। कुछ अच्छे आइटम सॉन्ग बने हैं, कुछ अच्छे लिखे भी गए हैं, अच्छे कंपोज हुए हैं गाने। एक गाना याद आ रहा है, वो आइटम सॉन्ग ही है कि जब मैंने उस गाने को सुना, एक लड़की, पल्लवी नाम था उसका, 2006 की बात है, उसने एक गाना गाया तो मैंने कहा बहुत अच्छे गीत है यार, बहुत बढ़िया गाना है, कौन सी फिल्म का है? तो उसने फिल्म का नाम मुझे बताया। मैंने कहा गीत किसका लिखा है? तो उसने कहा मैं पता करके आती हूँ। वो जब तक पता करने गई दूसरे लोगों से पूछने के लिए, तो मेरे पास असिस्टेंट्स थे, तो मैंने कहा यार देखो ये जो गाने का तेवर है, मैंने कहा आप कौन बचे हैं इस तेवर का गाना लिखने वाले? मैंने कहा आनंद बख्शी चले गए, जावेद अख्तर ये गाने लिखेंगे नहीं, नक्श साहब बहुत ओल्ड हो चुके हैं। और सडनली मैंने कहा मिस्टर गुलजार ने अपनी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग तो नहीं लिख दिया? और वो आई 5 मिनट का सब गुलजार साहब का लिखा हुआ है। मैंने कहा तो फिर गुलजार ने अपनी जिंदगी के वन ऑफ द फाइनेस्ट गाने लिखे, उनमें से एक गाना है।
न सर्दी न गिलाफ, ठंडी हवा भी खिलाफ ससुरी, इतनी सर्दी है किसी का गुलाब ले ले, जब पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, बीड़ी जब। बहुत बढ़िया गाना है, आइटम नंबर है तो क्या, इसके अंदर जो देसी महक है इस गाने की, जो सिमिलीज इस्तेमाल किए गुलजार ने, अनबिलीवेबल सिमिली। मतलब मजरू, कैफी और साहिर जैसे लोग होते तो इस गाने के लिए मिस्टर गुलजार को बहुत दुआएं मिलती। इसमें प्रिटेंशन नहीं है, ये जो मिट्टी की अपनी भाषा है, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया है, जिगर मां बड़ी आग, वही है जो गीतकार अपने मिट्टी से जुड़े हुए। ग्रेट शैलेंद्र ने कभी मिट्टी का दामन नहीं छोड़ा, साहिर ने नहीं छोड़ा, कैफी ने नहीं छोड़ा, भरत व्यास ने नहीं छोड़ा। इसीलिए नए और पुरानी की बात नहीं है, मिट्टी जड़ों को पकड़े रहो और तरक्की करते रहो। जिसकी जड़ें जितनी गहरी होती हैं वो वटवृक्ष उतना ही ऊंचा होता चला जाता है, नवमंडल आसमान को छी लेता है, ऐसा मेरा मानना है। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। जय जिनेंद्र, खुदा हाफिज, जय भारत, वंदे मातरम।